अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 4 हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कुछ कवर करना है इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वालिटेटिव डेटा काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, जिनमें हमने यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट दोनों तरह का डेटा पढ़ा था और फिर हमने देखा था कि इनको किस किस तरह हम डिस्क्राइब करते हैं। फिर हमने लास्ट में क्वांटिटेटिव डेटा देखा था इन केस ऑफ डिस्क्रीट, यानी कि डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव के हमने एक एग्जांपल ली थी और फिर हमने उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था। लेकिन लाइन चार्ट को हमने नहीं था देखा, तो इस वीडियो में आपको बता दूं कि लाइन चार्ट में क्या होता है। और फिर हम आज पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव डेटा इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस, यानी कि कॉन्टिन्यूस हम एक डेटा लेंगे और फिर हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जरिए डिस्क्राइब करेंगे, हिस्टोग्राम उसका बनाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फिर फ्रीक्वेंसी कर्व। तो लाइन चार्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने ये पढ़ा था बार ग्राफ, लाइन चार्ट भी बिल्कुल इसी तरह होता है, यानी कि उसको भी हम XY प्लेन के जरिए ही डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ पे बार चार्ट में हम बार बनाते हैं, लेकिन लाइन चार्ट में हमने लाइंस के जरिए डेटा को डिस्क्राइब करना होता है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम ये जो बार है इसको अगर हम लाइन के जरिए डिस्क्राइब करें तो इस तरह हम करेंगे, इसी तरह दूसरा जो है उसको भी हम लाइन के जरिए, यानी कि सिंपल क्या है कि बार ग्राफ में हम बार बनाते हैं, लाइन चार्ट में हमें डेटा को लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा के हम एग्जाम्पल लेंगे और उसको फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक कॉन्टिन्यूस एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ली क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूस डेटा की और एग्जाम्पल हमारी क्या है, एज ऑफ 50 मैनेजर्स। एज एक कंटिन्यूस और क्वांटिटेटिव डेटा, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, ये डिस्क्रीट डेटा नहीं होता, ये एज कॉन्टिन्यूस होता है। अब यहाँ पे देखिए 50 मैनेजर्स का यहाँ पे डेटा लिखा गया है, उनके 50 मैनेजर्स की एज का यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, जो कि 42 से लेके ऑनवर्ड 54 तक टोटल 50 एजेस हैं 50 मैनेजर्स की। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखने लगे हैं कि इस डेटा का, ये तो हमने एक रफ सा डेटा लिया है ना, अब हमने इसका क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह हम बनाते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे और हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की शॉर्ट फॉर्म हम FTT भी लिखते हैं, या आपने याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि रेंज को फाइंड करना होता है। जब भी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, हमने रेंज को फाइंड करना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू x सबस्क्रिप्ट m माइनस x नॉट। इसका मतलब है कि x सबस्क्रिप्ट m में हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, माइनस x नोट में हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी। ये जो डेटा है हमारा मैनेजर्स का, 50 मैनेजर्स की जो यहाँ पे 50 एजेस लिखी हुई हैं, इनमें हमने क्या करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है, फिर लार्जेस्ट वैल्यू को, और फिर हमने लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को निकाल देना है, माइनस करना है, और फिर हमारी रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो 50 मैनेजर्स की एज में जो सबसे स्मॉल जो एज है वो 23 है। ठीक है, और जो सबसे लार्ज है वो 74 है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो x सबस्क्रिप्ट m की जगह हमारी वैल्यू आएगी 74 लार्जेस्ट वैल्यू, और उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे और 51 हमारी रेंज आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, तो अगर हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है तो हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हमें तो एक इसकी स्टार्टिंग वैल्यू पता होनी चाहिए स्मॉलेस्ट, और एक हमें इसकी लार्जेस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। जब हम लार्ज में से स्मॉल को निकाल देंगे तो हमें फिर इस कर्व की रेंज पता चल जाएगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखना है, रेंज को फाइंड करना है। सेकंड स्टेप है, यहाँ पे हमने डिसाइड करना होता है नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि जो भी आपके पास डेटा होता है उस डेटा को आपने क्लासेस में डिवाइड करना होता है, आपने उसी डेटा की कुछ क्लासेस बनानी होती हैं। ठीक है, तो जो क्लासेस होती हैं ना, ये आपने अपनी मर्जी से बनानी होती हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल 20 वैल्यूज़ का अगर डेटा है तो आप इसके 2 या 3 इस तरह से क्लासेस बना सकते हैं, यानी कि क्लासेस में उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह अगर मेरे पास 50 वैल्यूज़ हैं, 50 मैनेजर्स की 50 एजेस का डेटा मेरे पास है, तो मैं उसको कितनी क्लासेस में बनाऊंगी ये मैंने खुद डिसाइड करना है। तो अगर आप उसको 6 क्लासेस में डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या डिसाइड किया है कि मेरे पास जो डेटा है वो 50 वैल्यूज़ हैं, उन 50 वैल्यूज़ की मैं 6 क्लासेस बनाऊंगी। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमारे पास 100 डेटा हो तो हम उसकी किस तरह क्लासेस बनाएंगे, उसकी हम 12 या 13 क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि क्लासेस हमने किस तरह बनानी होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखें, सेकंड स्टेप होगा कि हमने जो 50 वैल्यूज़ है हमारे पास, हमने उसकी 6 क्लासेस बनाई हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखना, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, ये जो टेबल होगा इसकी टोटल 6 क्लासेस होंगी। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
इन 6 वैल्यूज़ में हमने टोटल अपनी 50 वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करना है। उनकी क्लासेस बना ली हुई हैं, यानी कि 50 वैल्यूज़ है ना, तो हमने देखा है कि कुछ वैल्यूज़ क्लास 1 में है, कुछ वैल्यूज़ क्लास 2 में है, कुछ वैल्यूज़ क्लास 3 में है। तो इस तरह टोटल 6 क्लासेस हैं और 6 क्लासेस में टोटल 50 वैल्यूज़ हमें शो हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस बेसिकली बनाते क्यों है, ताकि अगर हमारे पास जितना बड़ा डेटा है ना, उसको हम ग्रुप डेटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि क्लासेस की फॉर्म में। इस तरह भी डेटा को रीड करना और उसमें से रिजल्ट्स वगैरह निकालना ईजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्लासेस वगैरह बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें, उसके बाद हमने क्या करना है, क्लास इंटरवल्स की विड्थ को फाइंड करना है। क्लास इंटरवल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जितने हमने क्लासेस बनाई हैं ना, उनके बाद में हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं कि अगर एक क्लास का क्या इंटरवल है, कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है एक क्लास में, ठीक है। इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्लास इंटरवल की विड्थ फाइंड करनी है कि एक इंटरवल में कितनी विड्थ होनी चाहिए, कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए और कहाँ तक एंड होनी चाहिए, उनके दरमियान कितनी वैल्यूज़ का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, कितना इंटरवल होना चाहिए। तो वो हमने किस तरह फाइंड करना है, क्लास इंटरवल को हम 8 से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल टू टोटल रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अच्छा, तो इस फॉर्मूले के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि आपने रेंज फाइंड की हो, दूसरा ये कि आपके पास टोटल जितनी आपने क्लासेस डिसाइड की हैं वो आपकी वैल्यू होनी चाहिए। तो रेंज हमारी पीछे क्या आई थी, 52 हमारी रेंज आई थी यहाँ पे जो हमने फाइंड की है, और इस 52 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस से। टोटल हमने 6 क्लासेस डिसाइड किया ना 50 वैल्यूज़ का, तो हम 51 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारी वैल्यू आएगी 8.5। और अगर हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो वो 9 बन के, अगर हम इसका राउंड अप करेंगे तो ये वैल्यू 9 के इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ की होगी 9। तो यहाँ पे हम 9 वैल्यू लेंगे, यानी कि हर जो क्लास है, टोटल 6 क्लासेज है ना, उन 6 क्लासेज में जो इंटरवल्स होंगे उनकी विड्थ 9 होगी। हर इंटरवल में 9 वैल्यू का डिस्टेंस होगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये 20 है ना, 20-29 के दरमियान क्या वेट है 9 की, इसी तरह 30-39 के दरमियान भी 9 की वेट है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमने 4th स्टेप पे हमें क्या करना है, फाइंड करना है लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो इंटरवल्स होते हैं इनको हम लिमिट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो सारी वैल्यूज़ होती हैं ना, जो लेफ्ट साइड में होती हैं, इनको हम लोअर लिमिट्स या फिर हम लोअर इंटरवल्स कहते हैं। और जो राइट में वैल्यूज़ होती हैं इनको हम अपर लिमिट्स या फिर अपर इंटरवल्स हम कहते हैं। ये आपने याद रखना है। अब हम देखने लगे हैं स्टेप 4 में कि हमने लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स को किस तरह फाइंड करना है। तो लोअर लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी ना, यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू होगी वो होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या फिर लेस होनी चाहिए हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे डेटा के अंदर। हमारे पास जो डेटा है ना, 50 वैल्यूज है ना हमारे डेटा में, उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना डेटा में, और जो हम लोअर लिमिट लेंगे, वो जो लोअर लिमिट होगी वो या तो इक्वल होनी चाहिए या तो लेस होनी चाहिए जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है डेटा के अंदर उससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, 20 मैंने ली है, ये देखें हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे डेटा में वैल्यू है 23, कि जो भी लोअर लिमिट में हमने वैल्यू लेनी है वो इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से इक्वल होनी चाहिए या फिर लेस होनी चाहिए, ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए 23 हमारी स्मॉलेस्ट है, तो इससे लेस वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 20 लिया हुआ है। तो हमारी जो पहली क्लास है यहाँ पे लोअर लिमिट स्टार्ट हो रही है 20 वैल्यू से, ठीक है। और अपर लिमिट हम किस तरह फाइंड करते हैं, अपर लिमिट हमेशा जो हमारे डेटा में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है ना उससे इक्वल होनी चाहिए या फिर ग्रेटर होनी चाहिए अपर लिमिट। तो हमने देखा कि जब भी हम अपर लिमिट लेना है वो यहाँ तो 74 के इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर होनी चाहिए, इससे स्मॉल नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या वैल्यू ली, 79 ली, यानी कि 74 से हमने ग्रेटर वैल्यू। तो ये आपको पता चलेगा कि जो हमारे क्लासेस हैं उनकी जो फर्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो हमें किस तरह फाइंड करनी है, और अपर लिमिट हमारी हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपने भूलना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल को फाइंड किया। टोटल यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं, जिनमें सबसे पहले है क्लास बाउंड्री, सेकेंड है क्लास इंटरवल्स, थर्ड है फ्रीक्वेंसी, फिर टैली, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड करना सीखा था, टैली को भी हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो क्लास इंटरवल्स फाइंड करने होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और क्लास इंटरवल को बनाने के लिए टोटल आपने ये वाले स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। पहले स्टेप में रेंज फाइंड करनी है, दूसरे स्टेप में आपने डिसाइड करना है कि कितनी आपने क्लासेस बनानी है अपने डेटा के अकॉर्डिंग, थर्ड स्टेप में आपने जितने आपकी क्लासेस हैं उनके इंटरवल की विड्थ को फाइंड करना है कि आपकी कितनी विड्थ होगी टोटल। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपने लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स को फाइंड कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, तो यहाँ पे देखें ये तो हमने डिसाइड कर लिया
कि क्लास इंटरवल्स हमने किस तरह बनानी है। टोटल हमारे पास 50 वैल्यूज़ हैं, उन 50 वैल्यूज़ का हमने 6 क्लासेस बनाई हैं। 6 क्लासेस का हमने टोटल 6 इंटरवल्स बनाया है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारी 29 है, दोनों के दरमियान 9 की विड्थ है। इसी तरह सेकंड इंटरवल में भी 9 की विड्थ है। लेकिन ये देखें जो हमारी सेकंड क्लास है, यहाँ इसकी जो लोअर लिमिट है ना वो 30 कैसे है। जो इससे पहले वाली क्लास है ना, इसकी जो अपर लिमिट है, इसकी जो वैल्यू है ना, इसमें 1 इंक्रीज करके इसकी हम लोअर लिमिट यहाँ बनानी है। इसी तरह थर्ड क्लास में क्या करेंगे, इससे जो प्रीवियस क्लास है उसकी जो अपर लिमिट है वो 39 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो इसकी लोअर लिमिट 40 हो जाएगी। 40 में फिर 9 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 1 ऐड करेंगे तो 50। तो ये चलता जाएगा जब तक हमारी टोटल क्लासेस नहीं कवर हो जाती, ठीक है। तो 6 टोटल क्लासेस हमने बनानी है, ठीक हो गया। तो ये तो हमने देख लिया काफ़ी अच्छे से कि किस तरह क्लास इंटरवल्स को बनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं। क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह बनाते हैं कि ये जो क्लास इंटरवल्स की जो लोअर लिमिट है फर्स्ट क्लास की, इसकी लोअर लिमिट में से हमने 0.5 को माइनस कर देना है और वो हमारी यहाँ पे लोअर बाउंड्री होगी। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स है ना, इस तरह यहाँ पे लोअर बाउंड्रीज और अपर बाउंड्रीज होंगी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो लोअर बाउंड्री हम किस तरह बनाएंगे, अगर हम अपनी जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 को हम माइनस कर दें तो 0.5 पीछे करेंगे तो हमारी 19.5 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी लोअर बाउंड्री होगी। तो अपर बाउंड्री क्या होगी, जो हमारी यहाँ अपर लिमिट है ना, इसमें से हमने 29 के अंदर हमने 0.5 को ऐड कर देना, तो क्या होगा 29.5। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जितनी इनके दरमियान विड्थ है ना, उतनी ही इनके दरमियान भी विड्थ होनी चाहिए। जैसे यहाँ इनके दरमियान 9 की विड्थ है ना, तो इनके दरमियान भी 9 की विड्थ होनी चाहिए। तो ये देखना, अगर 19.5 और 29.5 के दरमियान भी 9 की ही विड्थ है, ठीक है। इस तरह सेकेंड अगर हम यहाँ पे क्लास बाउंड्री देखें तो उसकी जो लोअर बाउंड्री है, वो जो हमारी लोअर क्लास है, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 पीछे जाएंगे और 29.5 हो जाएगा। और इसकी जो अपर बाउंड्री होगी वो हमारी होगी 39 के अंदर हम 0.5 को ऐड करेंगे तो 39.5 हो जाएगी। यानी कि लोअर लिमिट्स में से 0.5 हमने पीछे जाना है और अपर लिमिट्स में 0.5 को हमने ऐड कर देना है। तो इस तरह हमारी लोअर बाउंड्रीज और अपर बाउंड्रीज बन जाएंगी, ठीक है। तो टोटल 6 हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाना होता है। ये भी हमने देख लिया क्लास इंटरवल्स किस तरह बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज हमने क्लास इंटरवल में से निकालनी होती हैं, ठीक है। अब क्लास इंटरवल्स बनाने का मकसद क्या है, एक तो ये कि हम इसमें से क्लास बाउंड्री भी बना लेते हैं, दूसरा ये कि इसमें से हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है 6, 18, 11, 11, 3 एंड 1, ये कैसे हमने फाइंड की है, ये हमने इंटरवल में से फाइंड की है, ठीक है, जो हमने इंटरवल बनाया है। अब यहाँ पे देखें 20 और 29 के दरमियान जो रेंज है, इनमें हमने देखना है कि कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। जो हमारे पास डेटा है 50 वैल्यूज़ का, ठीक है, यानी कि हमारे पास 50 मैनेजर्स की एज है। हमने देखना है कि 20 एज से लेकर 29 तक इसके दरमियान ये जो एज है, इस इंटरवल में कितने मैनेजर्स की एज शामिल है, तो वो हम देखेंगे अपने डेटा में से, ठीक है। यानी कि हमारी रेंज क्या होनी चाहिए 20 से लेकर 29, 20 और 29 भी अंदर इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। और उनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमने काउंट करके यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 20 और 29 के दरमियान अगर हम देखें तो कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं। एक तो ये 26 है 1, दूसरा यहाँ पे है 28 और थर्ड वैल्यू है यहाँ पे 23, फोर्थ यहाँ वैल्यू है 25। इसी तरह 26 ये हमारी 5 वैल्यू हो गई। उसके बाद हम देखें तो 5 के बाद ये लास्ट में 29, ये भी 20 और 29 के रेंज में है, ठीक है। 6 ऐसे मैनेजर हैं जिनकी एज 20 और 29 के दरमियान है, ठीक है। ऐसे मैनेजर हैं जिनकी एज इस इंटरवल के दरमियान में है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। इसी तरह हमने क्या करना है कि दूसरी क्लास में अगर हम देखें क्लास इंटरवल में तो 30 और 39 की रेंज में हमने फिर अपने डेटा में से चेक करना है कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो टोटल 18 वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरह जो थर्ड हमारी क्लास है उसमें 40 और 49 इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं 11। फिर इस तरह फोर्थ क्लास में 11 आ रही हैं। फिफ्थ क्लास इंटरवल में भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं और हमारी जो 6 क्लास है उसमें हमारी 1 वैल्यू आ रही है। क्लास इंटरवल बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये कि हम इसमें से फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं और क्लास बाउंड्रीज को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते हैं फिर हमें पता चलता है 6 ऐसे मैनेजर हैं जिनकी एज जो है वो इस इंटरवल में है 20 से 29, ठीक है। 18 ऐसे मैनेजर हैं जिनकी एज 30 और 39 के दरमियान, इसी तरह 100 अगर हम 1 तक जाए तो 1
वन मैनेजर है जिसकी एज 70 से 79 के दरमियान में। कि अगर कोई पूछे कि 50 और 59 की रेंज में कितने मैनेजर्स की एज शामिल है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 11। टैली मार्क हम किस तरह लिखते हैं कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको टैली मार्क में हमने लिखना होता है, ठीक है। जैसे 6 है, 6 का 5 ईयर और 1 ईयर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी सेल्फ फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिवाइड करते हैं हम अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी से। टोटल 50 है तो 6 को डिवाइड करेंगे 50 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास 12% आ जाएगा। अगर हम 6 फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में देखें तो 12% बनता है, और हम ये बता सकते हैं कि 12% ऐसे मैनेजर हैं जिनकी एज 20 से 29 की रेंज के दरमियान में है, ठीक हो गया। इस तरह बाकी सब की भी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेना है। तो ये हमने काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल से देख लिया कि हम किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, ये हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूस डेटा। हमने एज का डेटा लिया था जो कि कॉन्टिन्यूस है। अब हम उसी डेटा को डिस्क्राइब करेंगे हिस्टोग्राम के जरिए, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हिस्टोग्राम क्या होता है। अगर हमारे पास ये टेबल है, क्योंकि पहले अगर हमारे पास टेबल होगा ना तो हम आसानी से उस डेटा को ग्राफिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें डायग्रामेटिकली हमने डेटा को रिप्रेजेंट करना है ना, तो पहले हम डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बिल्कुल बार ग्राफ की तरह होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि बार ग्राफ में हर बार दूसरे बार से एक डिस्टेंस पे होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में हर बार दूसरे बार से जुड़ा होता है। यहाँ पे देखें ना, ये जो हमने पढ़ा था बार चार्ट, इसमें हर बार दूसरे बार से एक डिस्टेंस पे होता है, लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है उसमें हर बार दूसरे बार से अटैच हुआ होता है, ठीक है, इस तरह। अब हम ये जो डेटा है, टेबल है, इसको हम किस तरह हिस्टोग्राम के जरिए डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी वो होगी क्लास इंटरवल्स की, ठीक है। टोटल 6 क्लासेस है ना हमने बनाई थी। एक ये वाली क्लास है 20 से 29, दूसरी क्लास इंटरवल 30 से 39, इस तरह फिर 40 से 49, यानी कि ये वाली क्लास इंटरवल्स हम बता रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी, यानी कि यहाँ पे हमारा जो डेटा होगा वो मैनेजर्स, नंबर ऑफ मैनेजर्स का डेटा होगा, जो कि 0 से लेके फिर ऑनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, 18 तक। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि 20 से 29 के दरमियान कितने मैनेजर्स की एज शामिल है, 6 मैनेजर्स की। तो हम क्या करेंगे कि पहला जो हम अपना बार ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले इंटरवल में 20 से 29 के दरमियान कितने मैनेजर्स की एज शामिल है, 6। तो यहाँ तक आके हमारा पहला जो बार ग्राफ होगा वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आके रुक जाएगी। देन सेकेंड इंटरवल में देखें 30 से 39, तो इसके दरमियान कितने मैनेजर्स की एज शामिल है। 30 से 39 के दरमियान 18 मैनेजर्स की एज आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 0 से लेकर, हम जाएंगे यहाँ 0 से लेकर ऑनवर्ड 18 तक, यहाँ तक है ना। तो यहाँ पे आके हमारा दूसरा बार बन जाएगा। जो दूसरा बार बनेगा वो पहले बार के साथ अटैच किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम हिस्टोग्राम इस तरह बार बनाते हैं। इस तरह 40 और 49 के दरमियान जो हमारे मैनेजर्स हैं वो कितने हैं, 11 मैनेजर्स की इस इंटरवल में एज शामिल है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड बार जो होगा वो सेकंड वाले के साथ अटैच हो जाएगा, और हम यहाँ पे जाएंगे 10 और 12 के दरमियान में क्या आएगा, 11। तो यहाँ पे आगे हमारा जो थर्ड बार बन जाएगा। तो इसी तरह हम बाकी सारी इंटरवल्स के भी बार बना लेंगे। हिस्टोग्राम से हमें देख के डायरेक्ट पता चलेगा कि जो सी बार सबसे बड़ी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, उसका मतलब है कि उस इंटरवल में ज़्यादा मैनेजर्स की एज आ रही है उस इंटरवल में, ठीक है। तो इस तरह हम हिस्टोग्राम के जरिए डेटा को आसानी से देख सकते हैं। हिस्टोग्राम भी हमने देख लिया। अब हम देखने लगे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। अब यहाँ पे इस XY प्लेन में हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व दोनों को यूज़ किया हुआ है। तो दोनों हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो जो पहले है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो हम किस तरह लिखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लगा देंगे। ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं और ये हमारे पास नंबर ऑफ मैनेजर्स हैं। तो पहले इंटरवल में टोटल 6 मैनेजर्स हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे एक। इसी तरह सेकेंड इंटरवल में टोटल 18 मैनेजर्स हैं, तो हम 18 में यहाँ पे आके यहाँ पे आके पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ से फिर यहाँ 18 पॉइंट लगा लेंगे। 40 से 49 इंटरवल में कितने मैनेजर्स की एज आ रही है, 11। तो 11 कहाँ तक है, एक तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और एक 10 के ऊपर थोड़ा सा जाए तो यहाँ पे 11 बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह 50 और 59 के दरमियान भी 11 है, तो दोनों सेम होंगे।
तो यहाँ 6 to 69 के दरमियान क्या है, 3 मैनेजर्स हैं, तो 3 मैनेजर्स 2 और 4 के दरमियान यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस तरह लास्ट इंटरवल में 1 है, 1 मैनेजर है तो 2 से नीचे थोड़ा होगा तो यहाँ पे 1 होगा। सबसे पहले तो आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। पॉइंट्स बनाने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। वो कैसे बनाना है कि जो पॉइंट्स हैं उनको आपने अटैच कर देना है एक लाइन के ज़रिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट होना है, पहले इंटरवल से लाइन लगानी, सारे पॉइंट्स को आपने अच्छे से अटैच कर देना है। जैसे यहाँ पे देखें सारे पॉइंट्स को मैंने अटैच किया हुआ है। तो ये जो लाइन है ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की लाइन, ठीक है। इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व जो होती है ना, एक ऐसी कर्व होती है जो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की शेप बता रही होती है, ठीक है। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व यहाँ पे देखें, ये जो डॉट्स है ना, ये फ्रीक्वेंसी कर्व होती है। इसको हम डॉट के जरिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारी स्ट्रेट की लाइन होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व उसी पॉलीगॉन की शेप हमें दिखा रही होती है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी कर्व है ना, ये लाजमी नहीं कि पॉइंट के अंदर से गुजरे, ये जो पॉइंट्स हैं इसको सिर्फ हम एक शेप देखने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया मिड पॉइंट्स किस तरह निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला यहाँ पे। अगर हम अपर बाउंड्री के अंदर ऐड करें लोअर बाउंड्री तो डिवाइड करें 2 से तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखें ये अब मैंने क्लास बाउंड्रीज का कॉलम क्यों बनाया था, ताकि हम इसमें से मिड पॉइंट्स निकाल सकें। अब यहाँ पे देखें जो हमारी अपर बाउंड्री है उसमें हम ऐड करें लोअर बाउंड्री को और डिवाइड करें 2 से तो हमें इस तरह मिड पॉइंट्स मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 क्लासेस के मिड पॉइंट्स निकाले हुए हैं। इन मिड पॉइंट्स के जरिए भी हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।